कमल जी, आपका स्वागत है सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल एक ठीक है, ग्रुप है ओके। जिसमें हम लोग सिनेमा के माहौल की बातें करते हैं। शुरुआत में करता हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने कभी कहा था कि सिनेमा अन्वेषण का माध्यम है। इसके पीछे किस तरह की मंशा थी आपकी? एक तो ये पहला माध्यम है जिसमें कि हम किसी भी चीज को अलग अलग कोणों से देख सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा कि दो तीन लोगों के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उनकी चेतना का, वो सामने घटित होते हुए दिखती है, उनके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से, उनके अभिव्यक्तियों से, उनके, तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिनोमेनोलॉजी, जिसको बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वो किसी और विधा में संभव नहीं है और समय में, काल में घटित होती है ये। तो ये जो चीज है, ये मतलब एक दर्शन का विषय है जो कि मैं दूसरी विधाओं में उसको इतना नहीं पा पाता हूँ। नाटक में जो है, दर्शक जो है ना, एक ही कोण से उसे देखता है, जो उसके सामने जो घटित हो रहा है, वो जो चल रहा है। पर सिनेमा में उसकी दृष्टि जो है इर्द गिर्द घूमती रहती है और यहाँ तक कि अंदर भी घुस सकती है। तो ये अपने आप में ही, अगर हम लोग परसेप्शन के बारे में या दर्शन के बारे में करें, तो इसको जो है ना काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ये है, फिर इसमें जो लेंसेज हैं, जो कि माइक्रो बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं, टेली बोलते हैं, तो उनका जो उपयोग है, उसमें जो काल और स्थान है, उनके बीच में जो गुम्फन है, उसमें सिनेमा के जरिया, मतलब इस विधा के जरिया बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो उस हिसाब से मैं बोलता था कि यह अन्वेषण का एक तरीका है। जी जी। आपने जो लेंस वाली बात की, वो भी एक बार कहा था आपने कि लेंस जो है जो सिनेमा के लिए भाषा का काम करती है। अभी जैसे कि शब्दों में अगर साहित्य में, तो उसमें लेंसिंग किस प्रकार से होते हैं, उसमें माना कि उसने मतलब कि एक लॉन्ग शॉट है तो वो उसका वर्णन करेगा, फिर माना कि दूर एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके चेहरे पे जाएगा। पर सिनेमा में जो है वो जिसको बोलते हैं कि मतलब कि जो कट मार के एकदम क्लोजअप पे आ गया, ये वाली जो विधा जो है ना, ये मतलब साहित्य में बहुत कठिन काम होता है। पर जो अलग अलग लेंसों से वो जो विभाग करता है और जो उसके टुकड़े करके फिर उसको असेंबल करके फिर आपकी नज़रों के सामने चला सकता है, वो बहुत कठिन है। दूसरा क्या है कि इसमें एक सिनेमा में एक बहुत अच्छी बात चली है कि साहित्य में हम क्या करते हैं कि जैसे कि कोई एक वर्तमान में एक कुछ घटित हो रहा हो, एक ही लाइन में घटित हो रहा है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में या वर्तमान काल में। फिर उधर विधाएं भी हैं, मतलब साहित्य में कि आप भूतकाल में भी जा सकते हैं, हो सकता है कि अचानक भविष्य फ्लैश फॉरवर्ड में जा सकते हैं। पर सिनेमा में जो है उसमें आप जो एक उसको मतलब भौतिक रूप से देख सकते हैं उसको। एक तो ये हुआ। दूसरा जो है कि ये चलचित्र जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि चेतना किस तरह से प्रभावित हो या प्रसारित हो। साहित्य में जो है वो भौतिक रूप से आप नहीं देख सकते हैं, वो आपकी कल्पना पे आधारित है कि आप किस कल्पना से देखते हैं, और जो शब्द और जो बिंब वो प्रकट करते हैं वो बिंब आपके मस्तिष्क में पहले से होने चाहिए, उनका आपको पहले से अनुभव होना चाहिए।
सिनेमा में जो है, जो बिंब है, वो जो है यथार्थ के हैं और वो मूल रूप से भौतिक है। वो आपको अपने दिमाग में गणना नहीं करनी पड़ेगी कि इसकी समानता किस बिंब से है। तो चेतना जो है वो इसमें जो है ना, देखे जाए तो अधिक ऑब्जेक्टिव होगी। क्योंकि मैंने किसी फिल्म में ये बोला था, जैसे कि मैं रशियन किताबें पढ़ता हूँ, तो उसमें अगर माना कि किसी रशियन नगर का, पीटर्सबर्ग का वर्णन है और वहाँ दोस्तोवस्की बोलता है कि नायक जो है वो लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा है और बगल में पुलिया है, तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि मेरे नगर में जो है ना एक इस प्रकार का लैंप पोस्ट है और उस तरह की एक पुलिया है, और धीरे धीरे मैं पीटर्सबर्ग की कल्पना करने लगता हूँ अपने दिमाग में, पर उसकी समानता जो है अपनी स्मृतियों में ढूंढता हूँ। पर सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये आवश्यकता नहीं है कि मैं इसको अपने नगर से जोड़ के और उसकी समानताओं से जोड़ के देखा जाऊं। तो ये चीज़ कैसी है, क्योंकि मैं किसी और देश काल में चला गया हूं। अब उससे मुझे क्या प्राप्त होता है, मतलब साहित्य में मैं पहले उसको अपने बिंबों की समानता से देखूंगा, उसके अनुरूप ढूंढूंगा, फिर जाके मैं वो एक किस्म की एक चेतना प्रभावित होगी मेरे मन में, और फिर मुझे जो भी कुछ आनंद होता है, या मैं दुखी होता हूँ या सुखी होता हूँ या कुछ उत्तेजित होता हूँ, पर इसमें जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग प्रकार की होगी सिनेमा में। तो ये एक अंतर, तो इसमें ये मतलब इसमें जो है एक जो ग्लोबल बनने की जो मतलब ग्लोबल बनने की जो मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ वो मतलब मुझे अधिक दिखता है। तो ये एक व्यक्ति के अंदर सिमट के नहीं रह पाता है, पर एक व्यक्ति को और कुछ भी दे सकता है और उसको जोड़ भी सकता है, पर उसको समझने के लिए अपने मन में या अपनी स्मृतियों में कोई समानता देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक मतलब देखा जाए तो एक बहुत बड़ा औजार है ये, मतलब साइंस के जरिए से अगर देखा जाए तो। आपकी फिल्म ओम दर बदर जो अब एक कल्ट फिल्म, क्लासिक फिल्म सब कुछ हो चुकी है, उसका बीज मंत्र कहाँ से मिला था या क्या था वो? बीज मंत्र उसका था कि मतलब एक सूत्र था, सूत्र था फियर ऑफ एग्जाइल एंड विश टू डिसअपियर। फियर ऑफ एग्जाइल होगा कि निष्कासित होना, कहीं से निकाल दिया जाना, या निष्कासित होना है, कहीं से निकाल दिया ना जाना, सटक जाना या बाहर फेंक दिया जाना, और उसके विरोध में या एज एक स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं विश टू डिसअपियर, मतलब डिसअपियर को क्या बोल, अदृश्य होना, जिससे कि तुम उसकी जो हिंसा है, जो एग्जाइल होने की या निष्कासित होने की, या जो उसके प्रहार हैं या उसकी जो चोट है, उसके मतलब विरोध में या उसके प्रति जो है आपकी जो नीति है या आपकी जो रणनीति है वो है अदृश्य होने की। क्योंकि अदृश्य होंगे तो आप समझते हैं, सोच सकते हैं या मानते हैं कि मुझ पे वो जो शक्तियां जो है वो मेरे पे लागू नहीं होंगी, और उसके जो मतलब प्रतिक्रिया है वो मेरे पे लागू नहीं होगी। ये एक मतलब एक मूल सूत्र है, मतलब ये उसकी स्ट्रेटेजी है। अभी ये अनुभव कैसे होंगे, तो मतलब कि जैसे छोटे शहरों में जो है नौकरी से कोई निकाल दिया जाता है, सस्पेंड हुआ जाता है, या एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, या जातियों में जो है तुम जात बाहर कर देते हो, या मतलब या उसको किसी को मौत की सज़ा सुना दी जाती है, या मतलब दंड दिए जाते हैं, या बलि दी जाती है। तो किसी भी समाज की और उसके तबके की उसके प्रति जो है उसकी नीति क्या होगी, उससे बचने की या उसके विरोध में खड़े होने की। तो
एक गरीब का और या एक लाचार का एक ही तरीका है कि किसी तरह से वो अदृश्य हो जाए, नजर नहीं आए। तो ये एक देखा जाए तो ये एक किस्म की जादुई इच्छा है, ये है। और मतलब और कोई चारा नहीं है उसके लिए, तो वही विचार था मतलब। जी जी। लेकिन आपने पिछली बार बातचीत में बताया भी था कि कहीं ना कहीं यह आपका पलायन भी था। हाँ, हाँ, पलायन भी है, पलायन भी, क्योंकि मतलब इसके विरोध में खड़ा होना मतलब तो आप में भी एक सामूहिक शक्ति होनी चाहिए। अब सामूहिक शक्ति जो है वो तो, समूह जो है वो तो अदृश्य हो नहीं सकता है। केवल अगर उसमें कोई इंडिविजुअल है, उसके लिए और कोई रणनीति नहीं है, तो वो अदृश्य होता है। पर पलायन भी है, पर कम से कम वो बलि से तो बचता है। मतलब मुख्य उद्देश्य है कि आप बलि होने से कैसे बचते हैं। बलि जो है उसका सिद्धांत तो जो है कि प्राचीन हो या आधुनिक हो, वो बलि जो है मतलब एक इंडिविजुअल की हो या एक सामूहिक बलियां हो या मास किलिंग हो या होलोकास्ट हो, वो बलि का सिद्धांत तो जो है वो अभी भी चल रहा है। भले हम उसको बोलें बलियों को जो है वो पुराणों में ढूंढें या इतिहास में ढूंढें, पर वो कहीं न कहीं जो बलि के जो अनुष्ठान है वो तो अभी भी चलते हैं। मतलब अदृश्य हैं पर अभी भी चलते हैं। और पुराणों का असर रहा है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। मतलब वो एक भाषा है, वो एक भाषा है, तो उस भाषा के जरिया जो है मतलब एक लेंस है पुराण, तो उसके क्योंकि वो भी जो देखा जाए तो उसमें इतिहास भी है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी भी है, उसमें दर्शन भी है, तो एक प्रकार का लेंस है, वो एक भाषा है। तो उसको मैं ये नहीं मानूंगा कि मतलब ख़त्म हो गई बात, लिख दी गई, ख़त्म हो गई बात, या वो समय पुराना था ये। पर वो तो जो है कि मतलब उसकी गूंजें अभी भी कहाँ हैं और वो अभी भी किस प्रकार से मतलब प्रक्रिया में है और किस प्रकार से अभी भी वो चलती हैं या प्रचलन में है, या उसके वो जो नक्शे हैं वो किस तरह से अभी भी काम कर रहे हैं। अभी जैसे आप तो पुरानों की बात हो गई, अब जैसे कुरान है, बहुत पुराना कानून है, वो लागू होता है। नाम जो है, तबके हैं, वो नाम जो है खांचे की तरह परिवारों पे लगाए जाते हैं, या एक परिवार में एक शिव है, एक हरि है, एक वो है, तो वो तो मतलब एक जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन में ये लोग डाले जाते हैं और उस डिज़ाइन के जरिए ही वो जीवित रहते हैं और असंख्य होते रहते हैं और एक कालखंड से दूसरे कालखंड में जो है ना विचरण करते हैं। अमूमन कोई भी लेखक हो, फिल्मकार हो, संगीतज्ञ हो, मतलब व्यक्ति के किसी भी माध्यम में वो काम कर रहा हो, मेरा अपना अनुभव रहा है मिलने के बाद तमाम लोगों से कि जो निरुद्देश्य जो सीखता है वो हम लोग मैच्योर होने के बाद से, थोड़े चालाक होने के बाद से स्वदेश्य सीखना शुरू करते हैं कि ये सीख लेंगे तो ये फायदा हो जाएगा। लेकिन जब आप किशोर होते हैं, जब आप बढ़ रहे होते हैं, उस समय निरुद्देश्य बहुत सारी चीजें सीखते हैं और हाँ, वो सीखा हुआ बहुत काम आता है। हाँ, करेक्ट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन से निरुद्देश्य पाठ हैं आपके किशोरावस्था के, जवानी के दिनों के, जो आपके फिल्म मेकिंग में काम आए या जिन्होंने आपको सीमित भी किया किसी तरीके से। मतलब अजमेर के पास में पुष्कर है, वहाँ मेला है, और मेरे पिताजी मेला इंचार्ज हुआ करते थे, मतलब वो सरकारी नौकर थे, तो वो सोशल सर्विस में थे, और तो मेला इंचार्ज का भी उनका एक पोस्ट हुआ करता था, मतलब जो एसडीएम टाइप होते हैं ना जिनको मेले की जिम्मेदारी है। तो हम लोग उनके साथ गांव-गांव घूमते थे, क्योंकि राजस्थान में हर गांव में कुछ न कुछ मेला लगा रहता है। तो मेला जो होता है ना, वो उससे मुझे बड़ा मतलब प्रभावित किया और आकर्षण था, क्योंकि मेले में घूमना, 8 पैसा कुछ जेब में डाल के इसकी सवारी करना, उसकी सवारी करना, वहाँ खेलना, वहाँ बंदूक चलाना, गुब्बारे फोड़ना, और पूरे परिवार वाले हम जाते थे साथ में पिताजी के साथ। फिर साथ में फाइनली अजमेर में बसे। ये तो मतलब छोटे छोटे गांव में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के आदिवासी एरिया जो हैं जंगल में,
और जंगलों का भी बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैं भीलों के साथ पला हूँ बचपन में। तो फिर ये फाइनली अजमेर में बसे, तो बगल में पुष्कर। तो स्कूल में मतलब जब अगर स्कूल से भागकर कहीं जाना है तो लोग बॉम्बे जाते हैं, हम लोग पुष्कर जाते थे, क्योंकि एक विशाल है, पौराणिक नगर है, विशाल है, और वो तो मतलब एक काल्पनिक जगह है। तो उसमें आप किसी भी कल्पना की गली में खो सकते हैं, मतलब क्योंकि वो कहते भी हैं वहाँ म्यूनिसिपलिटी का रोब नहीं चलता है वहाँ, और वहाँ की कथाओं में, वहाँ की जो कल्पनाओं में आप खो सकते हैं वहाँ, मतलब अगर आप चाहो तो एक उसने बहुत प्रभावित किया। तो निरुद्देश्य ये था कि मतलब कि घर से भागना, स्कूल से भागना, और वहाँ इस काल्पनिक दुनिया में जो है ना बसना। और वो जगह भी ऐसी है, वो आपको लील लेती है, अंदर ही अंदर आप खो सकते हो उसमें, आराम से आप छुप सकते हो, वहाँ दृश्य हो सकते हो। तो वो एक बड़ा प्रभाव रहा। फिर वो प्रभाव हुआ है, तो मैंने आपको जैसे बोला मेला, अभी जो फिल्म है वो भी शुरू कहाँ से हुआ है? वो शुरू हुआ है स्पेक्टिकल से, मेलों से, और नौटंकी, मेले, बाजीगर, सर्कस, उन्हीं से शुरू हुआ। उसका भी, सिनेमा का भी जो उसकी जड़ जो है वो स्पेक्टिकल में है। तो मेला ही है, जो फिल्म है मेला ही है वो। तो उसकी वजह से मेरे को फिल्मों में आना ही था। पर हुआ ये कि जो स्पेक्टिकल है उसकी दुनिया में मैं नहीं गया, मतलब जो कि बॉलीवुड है या बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है उसमें नहीं गया। पर मैं मतलब कुछ वो उसका दर्शन क्या है उस दुनिया में जो है उसमें चला गया। तो इसमें किन लोगों का योगदान क्या है या प्रभाव क्या है रहा, व्यक्तियों के तौर पर और दर्शकों के तौर पे? मतलब एक तो मतलब जो माहौल उस जगह का, उधर का लोगों का है। पर कुछ उस समय जो स्पेक्टिकल के बारे में मैं किताबें नहीं पढ़ता था, पर ये कि मतलब कि जो स्पेक्टिकल में नहीं जाऊंगा, पर सिनेमा एक कोई मतलब छोटा मोटा आर्ट का तरीका है। तो वो उसकी वजह से उन दिनों जो आप जानते हैं वो पैरेलल सिनेमा शुरू हुआ था, और उसका माधुरी ये वो करके एक बहुत स्ट्रांग मार्केटिंग हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये पैरेलल सिनेमा का। तो हम लोग पढ़ा करते थे वासु चटर्जी और मणि कौल और कुमार शानी, मृणाल सेन, इनके बारे में पढ़ा करते थे। तो एक तरीका दिखा मुझे कि इधर से भी भागा जा सकता, मतलब चलो एक दूसरा पुष्कर दिख रहा है, मतलब ये दरवाज़ा है, इसके अंदर घुसते हैं। ये घाटी, जो पुष्कर घाटी में आप घाटी क्रॉस करके पुष्कर में जाते हैं, तो एक पैसेज है घाटी में घुसने का, और ये नाम है जो कि मतलब कि वहाँ के द्वारपाल हैं, वहाँ के बेंटर्स हैं। तो एक बुलावा है, मतलब एक बुलावा ही था ये, किसी तरह से बोला जाए। तो हम लोग पुणे इंस्टीट्यूट आ गए। अच्छा, ये मतलब जानता था, मतलब कमर्शियल इंडस्ट्री के बारे में जानता था, जो भी है स्टार्स वगैरह, पर वो उसमें मुझे जैसे पुष्कर है वो मतलब मेरे बाप की जायदाद है, जैसे पुष्कर मतलब ऐसा निरुक्मिश घूमता था निडर। पर पूना से निकलने के बाद जो है कि एक जो नया प्रभाव शुरू हुआ था हम लोगों पे, जो आर्ट सिनेमा वगैरह का, वो अलग दुनिया थी, जो मतलब न्यू रियलिज्म की और नॉन एक्टर्स की और लो बजट की, वो अलग दुनिया थी। और सरकारी सिनेमा, वो एक मतलब बैक टू मतलब गवर्नमेंट सर्विस में, मतलब जैसे ये है थी तो सरकारी फिल्म है ये सब के सब। तो ये सारा के सारा जो मतलब ये सिनेमा निकला है, वो पैटर्न उसके आईएएस ऑफिसर वगैरह ही थे, कुछ भी बोलो आप। तो वो आसान तरीका था, तो उसमें निकल मतलब वो एक रास्ता दिख रहा था। पर मैं तो मतलब कि पुष्कर में जाता था कुछ करने थोड़ी जाता था, मतलब खोने के लिए जाता था मतलब। तो यहाँ भी दरअसल बॉम्बे आया तो एक्चुअली देखा जाए तो घर से भाग के खोने के लिए आया। कि एक तो ये था कि जैसे कि अजमेर में कोई अकेला होता है तो अंधेरे में भूत वूत दिखते हैं,
बॉम्बे एक ऐसी जगह थी जहाँ की रात को डर नहीं लगता है। यहाँ भूत नहीं होते हैं, मतलब भूत होंगे तो मतलब हम लोग खुद ही भूत बन जाते हैं अंत में, खुद के भूत बन जाते हैं, पर वो नहीं होता। और यहाँ जो है ना, आपकी जवाबदारी नहीं थी, मतलब कुछ भी करो, क्या भी कुछ भी रहो। एक तो ये था। दूसरा एक और था कि मुझे मालूम है कि मैं जो है ना बहुत बदमाश टाइप का हूँ, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना शिव टाइप के, तो उसमें जो है ना मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही जीवन में। तो उसका असर जो है ना परिवार पे नहीं पड़े, मतलब मैं खुद के परिवार को, मतलब मेरा असर उन पे नहीं पड़े। मतलब मुझे मालूम है कि मतलब कि होते हैं हम लोग तामसिक प्रवृत्ति के करेक्टर होते हैं, तो करीब करीब उनको अपने से बचाने के लिए भी एक वजह होगी यहाँ इस पुष्कर में आने की। और मुझे याद है इससे भी पहले जो आप पर थोड़ा असर रहा साहित्य के जरिए और उन लोगों पत्रिकाओं के जरिए, जिसमें राजकमल हाँ, करेक्ट। हाँ, मतलब आज भी सोचता हूँ यार, देखो कुछ किताब पढ़ ली और जाके इतना प्रभाव तुम पर पड़ जाता है, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट बनने लगती है वैसी। और जब मैं बच्चा था अभी उस समय, तो मतलब क्या समझता हूँगा मतलब उन किताबों को, पर एक वो जादुई एक होता है कुछ स्पिरिट, वो तुम पर प्रभाव डालती है। मैंने दोस्तों पढ़ी है, बहुत प्रभाव डालती है, पर कुछ समझा थोड़ी। अभी पढ़ता हूँ तो मेरे पे कुछ असर नहीं करती हैं वो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ इंप्रेशन नहीं छोड़ती हैं। ऐसे किताब थोड़ा सा पलटता हूँ, उसको बाजू में फेंक देता, क्या है रे यार ये। पर उस समय जो हम मतलब मरी हुई मछली, ये पहले आए तो कमाटीपुरा गए, वहाँ घूम रहे हैं, वो गंध ढूंढ रहे हैं मछलियों की, और ये वो वहाँ उठ रहे हैं, मतलब सब प्रकट हो रहा है वहाँ, मतलब तो प्रभाव तो पड़ता है जो भी आप पढ़ते हो। पर एक और ये है कि आप उसी के प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हो, वो एक रहस्य है। क्योंकि मतलब कोई एक आदमी बोला कि इट्स नॉट द थिंकर हु इज थिंकिंग, इज द थॉट विच इज हंटिंग, विच ए थॉट विच इज लुकिंग फॉर अ थिंकर। तो ये आज भी एक रहस्य का विषय है कि मतलब कि किसी चीज के प्रति आप क्यों आकर्षित होते हो और किसी चीज के प्रति क्यों नहीं होते हो। तो ये रणनीति आपकी खुद की बनाई हुई है कि ये बाहर से आपको जकड़ लेती है अपने आप। तो ये जो प्रेत सिद्धांत, प्रेत ये भी पुराने के है, मतलब कि ये इतने सारे प्रेत हैं, वो आप इनमें चुनो और ये आपको चुनते हैं, किस तरह से आप उस प्रेत की बलि बनते हैं। अभी अगर मेरा कुछ आज जीवन में हुआ है, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, इन्हीं प्रेतों की वजह से ही हुआ होगा ना, कुछ और पढ़ लेता। अभी गुलशन नंदा फॉलो करता तो कुछ और होता। तो राजकमल चौधरी साहब की मुलाकात भी रही। ये अजमेर में आते थे, तो ये एक लहर मैगजीन चलती थी। तो एक कपल थे, वो हाथीवाड़ा में रहते थे ये लोग, तोपदड़ा में रहते, तो ये वहाँ आते थे। तो हम लोग इनके बारे में सुनते थे, मैं तो स्कूल में था। तो ये मतलब हम लोग ऐसे भटकते रहते थे इर्द गिर्द। ये थे श्याम मनोहर जोशी जी, वो भी अजमेर की पैदाइश हैं। वो एक मेडिकल शॉप होती थी, कृष्णा मेडिकल शॉप, तो उनके अंकल जो है वहाँ सैनिक स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे। ये भी वहाँ पढ़े हुए हैं। अजमेर सैनिक स्कूल है कि कुछ है ऐसा उसका नाम। तो उधर अजमेर में काफ़ी गतिविधि थी, क्योंकि ये लहर बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी। लघु पत्रिकाओं का जो आंदोलन चला था ना, उस दौरान की बात है। मैं भी काफ़ी पढ़ता था ये लघु पत्रिकाएं। एक लघु पत्रिकाएं पढ़ता था, फिर बॉम्बे आया तो फिर यूएसएस वो अपने अमेरिकन लाइब्रेरी है ना, वहाँ फिर मैं अमेरिकन जो नॉवेल्स और कवि थे उनको बहुत पढ़ा करता था, 60s के जो थे। पॉप कल्चर, पॉप लिटरेचर, पॉप, हाँ वो हाँ मेरा बहुत रहा, स्पेशली अमेरिकन पॉप, अमेरिकन पॉप। जो हिप्पी कल्चर था, हाँ कर हम लोग हिप्पी टाइप रहते थे। मतलब कि ज़्यादा तो जीना है नहीं, 30-35 के आसपास चले जाएंगे जीवन से। तो हिप्पियों का बहुत था हम लोगों ने। जो अराजक दर्शन है, हाँ, वो बहुत प्रभावित उस पीढ़ी को कर रहा था। बहुत
वुडस्टॉक और ये वो, मतलब मेरे सारे यार दोस्त जो है हाँ। उसी पीढ़ी से हुए हैं। देखिए ना कैसे अपना प्रभावित करता है। पर ये है कि आप क्यों चुन रहे हो? अब मेरे 3 भाई हैं, वो तो नहीं गए उस तरफ, मैं क्यों गया? तो ये है, मतलब हम लोग, मतलब कम से कम, मतलब मैं बोलूं कि नहीं है मैं बहुत विशिष्ट हूं, नहीं, हम लोग वो काफी सामान्य थे, क्योंकि एक जैसे ही थे। मतलब हम लोग भी किसी फैक्ट्री के निकले हुए थे, एक ही तरह की बातें करते थे और साथ में बैठे थे, क्योंकि एक ही तरह की जुबान थी, मिलके ही बात करके जुबान बनाते थे एक दूसरे की। तो मतलब अब मालूम पड़ता है कि कोई विशिष्ट नहीं थे, सामान्य थे। नहीं, सामान्य तो नहीं थे। आपको लगता है कि हम सामान्य थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हमेशा से मुख्य धारा प्रचलन में जो चीज है वो इन सबके जानबूझ के खिलाफ में नहीं है, अब हैं ही खिलाफ में। हाँ, मतलब अभी अब विशिष्ट बनना चाहते हैं शायद, पर बलि भी विशिष्ट की ही लगती है, सामान्य की नहीं लगती है। तो मतलब फिर तुम क्यों अपनी बलि चढ़ देना चाहते हो, है ना? अब आपकी चाहे ओम दरबदर हो या पुष्कर पर जो फिल्म की आपने, बाद में फाल्के की खोज कर रहे हैं आप, ये रेगुलर जॉब नहीं है। हाँ, नहीं है। हाँ, तो ये चॉइसेज आपके, ये चॉइसेस हैं, क्योंकि मतलब आपको अपना अलग स्थान बनाना है। जो भी कर रहे हैं, समाज है तो उसमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो बिना पैसे के कैसे बनाए? तो हम लोग अपना जीवन दे के बनाते हैं। और भारतीय दर्शन में कहा गया है कि हम जो बाहर खोज रहे होते हैं, वास्तव में वो अपने अंदर खोज रहे होते हैं। हाँ, वो सही बात है। हाँ, हम बाहर में एक ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको देख रहे होते हैं, या चाहे वो प्रसिद्धि हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो काम करने का सुख हो, लेकिन वो वास्तव में अंतस की खोज है अपने, कि मेरे अंदर में क्या है, और जो बाहर घटित हो रहा है वो अंदर आपके घटित होने की अवस्था में है। हाँ, ऐसा सही कहते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। और आपके लाइफस्टाइल में, आपके जीवन में, आपकी फिल्मों में वो चीज़ बहुत मुखर तरीके से दिखता है। अगर कोई जाए, अफसोस की बात है कि उनका अध्ययन नहीं हो रहा है, न उस पर कोई विमर्श हो रहा है। एक बहुत बड़ा कष्ट है कि ओम दरबदर को कल्ट फिल्म कह के लोगों ने छोड़ दिया। जी हाँ। क्या अब इसके बाद इसकी चर्चा क्या करनी है? अभी ये तो कल्ट फिल्म है। हाँ, देख लो, एक बार देख लेते हो तो देख लो। देखने में उसकी व्याख्या करने की कोशिश शायद ही किसी ने। हाँ, मैंने आपके कलाकार ललित तिवारी से बात की एक बार लंबी सी, तो वो आज तक नहीं समझ पाए हैं कि ओम दरबदर में क्या था। और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं तो अभिनेता था यार, मुझे जो कहा गया मैंने कर दिया। हाँ, सही बात है। हाँ, तो उसके दर्शन से मेरा कोई ये मतलब नहीं है। बहुत संक्षेप में अगर मैं बात खत्म करते हुए पूछूं आपसे कि उस दर्शन से आज भी आप जुड़े हुए हैं जो कि दिखता है मुझे, लेकिन आप उसको किस तरीके से उसको प्रतिफल होते हुए देख रहे हैं? से उस समय जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी उस समय, वो और करीब मैं उस समय 33 का था जब बना रहा था, और अजमेर की स्मृतियाँ थी, और समझे कि किशोर अवस्था की थी, और सारा की सारा जो है मतलब कंसेप्ट्स पे था। अभी मेरी इतनी उम्र हो गई है, और अभी जो मसाला जो है, मतलब जो मैंने पढ़ा है या जीवन में समझा है, देखा है, वो फाल्के के जीवन को देखा है, उसके बच्चों को, उसके कैरेक्टर्स को, और सिनेमा के बारे में, समाज के बारे में, और खुद को। तो अभी मेरे पास जो है ना बहुत सारा है, मतलब जिसको मुझे समझना है। अभी इसको समझ के फिर उसको मतलब उसकी विवेचना करना, और उसको गुम्फित करना, और उसको ठोसता पे उसको पहुंचाना कि ये इसका प्रतिबिंब है, मतलब मेरे अनुभवों का और मेरी चेतना का, तो वो कठिन है। मतलब कि जैसे मेरे को लोग बोलते हैं कि वो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि यू आर बाइटिंग मोर देन यू कैन च्यू, मतलब पचा नहीं पाएगा इतना। तो ये पचा नहीं पाने का जो है भय, वो एक है। तो पर वो भी एक कैरेक्टर है कि कोई चीज कोई इतना भूखा होता है
कि खाता रहता है और पचा नहीं पाएगा, वो भी एक करेक्टर है। तो उसको भी मैं कहता हूँ ठीक है कमल जी, तो ऐसा है तो ऐसा है, पर तू मतलब कि वापस तो लौट नहीं सकता है, तो वापस तो लौट नहीं सकता है। तो मैं तो रोज़ और माल डालता रहता हूँ खोपड़ी में। और पर यह है कि ये जो प्रक्रिया है कब ख़त्म होगी भगवान जाने। तो मैं तो लगा रहता हूँ, मतलब कि पिच करता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ और करता रहता हूँ उसी सब्जेक्ट पे। जैसे पुष्कर था, ये अभी दादा साहब फाल्के है, तो वो मेरे लिए ब्रह्मा जी हैं। पुष्कर में वो ब्रह्मा जी थे, यहाँ मैंने ब्रह्मा जी को हाईजैक कर रखा है कि ये अपने गॉडफादर हैं बस। मतलब और किसी ने तो उठाया नहीं, जैसे बोलते हैं ना ओम दर्द किसी ने समझी नहीं, तो फाल्के को भी कोई नहीं समझा, तो मैंने चुपचाप उनका हाईजैक कर लिया। अभी करते रहो आप। तो देखा जाए तो अभी अब मतलब चैलेंज है मेरे लिए कि तूने अब इतना ध्यान से तूने कुछ काम काज नहीं करा, इधर नहीं किया, नौकरियां नहीं की, ये करी, घर पे बैठ के अकेला तू जाके अध्ययन कर रहा है, काम कर रहा है और पढ़ रहा है, लिख रहा है, और अब उसका कोई नतीजा है कि नहीं है, तो ये सब पचा पाएगा कि नहीं, क्योंकि तूने सारा समय जो है ना खुद के साथ ही बिताया है, जो भी तू कर रहा है उसके लिए। तो अभी उसका क्या फल निकलता है। तो हम लोग जो है ये साथ में ये भी मानते थे कि फल की चिंता मत करो, जो ये प्रक्रिया है वो अपने आप में जो है ना वो सुखदायी है, इस प्रक्रिया ही में अपने आप में आनंद है, वो ये मानता था। क्योंकि अब फल अगर मिल गया तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर उसके आगे क्या करूँगा। तो एक बहाना है ये, मतलब जीवित रहने का। चलिए अभी आज की बात हम यही ख़त्म करते हैं।